हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें जेपी एसोसिएशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो बुरी खबर निकल के सामने आई है उसे इसके जो शेयर होल्डर हैं, खासतौर से जो रिटेल शेयर होल्डर हैं, उन्हें देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका पैसा डूबता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आप जान सकें कि इस कंपनी में जो पैसा लगाया हुआ है उसमें आपके पैसे का क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो न्यूज निकल के सामने आई है उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाते हुए भी देखने को मिल जाए। और जब भी आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर एनसीएलटी की प्रक्रिया में गुजरती है तो उसमें न केवल ट्रेडिंग कुछ समय के लिए रुकते हुए नजर आती है, बल्कि जब तक एनसीएलटी की प्रक्रिया फाइनल नहीं हो जाती है तब तक जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो इसमें इन्वेस्टर हैं, उनका फिर पैसे का क्या होगा इसका कुछ भी पता निकलता हुआ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है आज लगभग 10% के निगेटिव में जाती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है 10% का। और ये जो लोअर सर्किट लगा है वो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि अभी हम जो जिस न्यूज की बात करेंगे वो सच होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में जो 5 दिन की डेटा निकल के सामने आ रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 19% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें हम एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 35 से 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 37% का। जबकि ईयर टू डेट की बात करेंगे तो लगभग 44% की गिरावट ये कंपनी दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में हालांकि इस कंपनी ने 65% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन ये जो न्यूज निकल के सामने आई है, जल्दी आप देखेंगे ये जो 65 पैसे का रिटर्न निकाल के ये देते हुए नजर आई है, ये हो सकता है जीरो भी होता हुआ दिखाई दे जाए। और ये जो 12 रुपए पे ये कंपनी अभी मिलते हुए देखने को मिल रही है, वो हो सकता है कि सिंगल डिजिट में भी आपको देखने को मिल जाए। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी के बारे का चार्ट पैटर्न आप देखिए कि ये जो कंपनी पहले ही इतनी रिस्की कंपनी होते हुए देखने को मिली थी। और ये जो कंपनी है जब लिस्ट हुई थी उस समय ये 2004 में 12 रुपये 63 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी 2004 में। और आज लगभग 20 सालों के बाद ही उसी प्राइस पे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी शेयर होल्डर 2004 में पैसा लगाए होंगे उनका जितना पैसा उस समय लगाए होंगे उतना ही होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। अगर बात करें जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां आज मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखी गई है, वहीं यहाँ पे जो हेडलाइन इसका निकल के सामने आया है वो ये कि बम बम बोल रहा है बाजार, लेकिन इस शेयर को बेच कर निकल रहे हैं निवेशक। और 14 रुपए से नीचे के ये भाव आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या ऐसी न्यूज निकल के सामने आ गई है जिसके बाद इसमें हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया है? चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपनी कर्ज से डूबी जो कंपनी है जिसका नाम जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड है, उसे एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। और क्या झटका लगा है इसके बारे में आगे बता रहे हैं कि जो एनसीएलटी है वो फिलहाल जो आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, उसके द्वारा जो इसके लिए खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी, इसके दिवालिया प्रक्रिया से संबंधित, उसे फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एनसीएलटी की प्रक्रिया में जो कर्जदार आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के द्वारा जो याचिका दायर की गई है दिवालिया प्रक्रिया से संबंधित, उसको एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया है। और हो सकता है कि आगे आपको आने वाले समय में देखेंगे कि इसमें भी एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू होते हुए देखने को मिल जाए। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो साल 2018 में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोली थी, लेकिन साल 2022 में एसबीआई भी इस प्रक्रिया में शामिल होता हुआ दिखाई दिया था। और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के नेतृत्व में जो 12 लेंडर्स के यूनिट का जो जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड के साथ जो निवेश इसमें किया है, जो इसमें इनको कर्ज दिया है, उसके संदर्भ में यह फैसला फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ इसके बारे में एक न्यूज और जो निकल के सामने आई है वो यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहे हैं। जो इलाहाबाद की जो एनसीएलटी की 2
सदस्यीय जो टीम है उन्होंने सोमवार को जब इसके संदर्भ में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश सुनाया था, उस समय इस पीठ के जो प्रवीण गुप्ता हैं और आशीष वर्मा जी हैं इसके पीठ में शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो NCLT है वो फिलहाल जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड है और जो जयप्रकाश एसोसिएशन जो लिमिटेड है उसको दोनों के विलय की मंजूरी फिलहाल खारिज कर दी है। अर्थात कहने का मतलब इनका यह है कि जो जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट लिमिटेड है और जो जेपी एसोसिएशन लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में जो मर्जर का ये प्लान लेके आ रही थी उसको जो इलाहाबाद की जो NCLT पीठ है वो फिलहाल इसको खारिज कर दी है। और जो ICICI बैंक है, जो SBI बैंक है, उसके द्वारा जो दिवाला प्रक्रिया संबंधित ये का दायर की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। आगे ये बता रहे हैं कि आगे क्या मतलब मामला क्या है, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि सितंबर 2018 में जो निजी क्षेत्र का बैंक है ICICI बैंक, वो ऋण संशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता बनाया गया था। उसके धारा 7 के तहत JAL के खिलाफ अर्थात प्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड है उसके खिलाफ जो दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए अर्जी लगाई थी। और इसके अलावा देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने भी इसमें 15 सितंबर 2022 को लगभग 6,893 करोड़ रुपए के कुल भुगतान चूक के लिए ये JLL के खिलाफ NCLT का दरवाजा खटखटाया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी के पास लगभग 29,000 करोड़ का कर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो देनदाता है वो ICICI बैंक है, उसके बाद SBI बैंक होता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे बता रहे हैं कि अगस्त 2017 में जो दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो रिजर्व बैंक के साथ जो 26 बड़े जो चूककर्ता हैं उन्होंने एक सूची भेजी थी JLL के संदर्भ में। और इसमें जो JP सीमेंट कॉरपोरेशन है उसके अलावा इसके जो JP समूह है उसकी कई कंपनियां NCLT की जो दिवालिया समाधान प्रक्रिया है उसके से गुजरते हुए देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा यहाँ आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 30 अप्रैल को 1751 करोड़ रुपए की मूल कर्ज राशि है उस पर फिलहाल 2865 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान करने में ये कंपनी चूक करते हुए दिखाई दी थी। और JLL के मुताबिक उसको बताया जा रहा है कि कुल कर्ज जो है ब्याज सहित तो वो उन पे लगभग 29,805 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 2037 तक चुकाया जाना है। और इसमें से जो अप्रैल 2024 तक इसे केवल 4,616 करोड़ रुपए का ही भुगतान बकाया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 2037 तक इन्हें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है, उसमें 2024 में ये फिलहाल 4600 करोड़ का ये जो भुगतान करने वाली है उसमें फिलहाल अभी डिफॉल्ट करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में इलाहाबाद की जो NCLT पीठ है उस पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। हम अगर बात करें अगले न्यूज की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज निकल के सामने आई है 4 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो NCLT की प्रक्रिया है जो जिसपे इलाहाबाद पीठ ने फैसला सुनाया था, इसमें ये जो दलील देते हुए दिखाई दी थी कि ये जो सरकार है उसकी मंजूरी के बिना और उन्होंने जो पेमेंट नहीं किया है, जिसमें जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके भूमि अधिग्रहण संबंधित जो मुकदमेबाजी हो, सरकारी नीतियों में बदलाव हो, इसके अलावा जो नकदी की कमी हो का सामना करना पड़ रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सरकारी नीतियों में बदलाव और यमुना एक्सप्रेसवे के जो भूमि अधिग्रहण मामला है उसमें लंबी मुकदमेबाजी के कारण ये जो कंपनी है वो भुगतान करने से चूक गई है। इसको फिलहाल ये जो दलील दी है कोर्ट में उसे फिलहाल इलाहाबाद जो NCLT पीठ है उसने खारिज कर दिया है और इस पे NCLT की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आगे निकल के आ चुका है। इसमें इलाहाबाद पीठ ने यह कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक अगर किसी कंपनी पर कोई कर्ज है और उसे कर्ज चुकाने में चूक हुई है तो फिलहाल उस पर दिवालिया संशोधन जो अक्षमता संहिता के धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार के ने आवेदन किया है तो उसे फिर NCLT की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों
ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने जो इसके संदर्भ में जो एनसीएलटी का फैसला आया है और इस पे कितना कर्ज है और इसके अलावा जो और भी डिटेल संबंधित जो न्यूज़ें थी उसको हमने पूरा डिटेल से चर्चा कर ली है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया में अगर जाती है तो अगर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया रहता है उसके आने की संभावना ना मात्र की हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से इस कंपनी को खरीदेगी वो किस आधार पे रेशियो तय करती है और शेयर होल्डरों का, या उसे फिर से रीलिस्ट करना चाहती है या डिलिस्ट करना चाहती है या डिलिस्ट करके फिर से रिलिस्ट करना चाहती है। इस संदर्भ में भी फैसला होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये देखने का दिलचस्प रहेगा कि एनसीएलटी की प्रक्रिया कब शुरू होती है और ये जो कंपनी है एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाने के बाद इस कंपनी पे क्या कुछ निर्णय होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।